नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। मैं शशिकांत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विथ अंकित परिवार पे। तो सभी जल्दी से जल्दी उपस्थित हो जाएंगे ताकि सेशन की शुरुआत की जाए। और बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर मैं पुनः आप सभी के लिए उपस्थित हो चुका हूं। ये जो सेशन आपकी शुरू की गई है ये बिहार के हर एक एग्जाम को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, जिसके तहत आपके जितने भी विषय वस्तु जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को कवर अप करवाया जाएगा। ठीक है, कल पहली कक्षा थी और पहली कक्षा को आप सभी ने भरपूर प्यार दिया है। आशा करता हूं यही प्रेम यही प्यार जो है आप सभी का हमेशा ही ऐसे ही मिलते रहेगा, ताकि हम आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा बेहतर करते हुए चले। ठीक है, तो चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत बिहार जीके की। ठीक, इसके अंतर्गत ये आपकी टाइमिंग है जिस पर आपकी कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। सबसे पहले सुबह 9 बजे आप सभी ने मैथ की कक्षा की होगी। 10 बजे से जीके जीएस की कक्षा। थर्सडे और फ्राइडे को 11 बजे से आपकी हिंदी की होगी, है ना। चूंकि हिंदी का कम और इंग्लिश का ज्यादा क्यों हुआ तो आप सबको पता ही है ना, कि यहां पर हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चंस आप सभी से पूछे जाएंगे। ठीक, उसके बाद से बात करें, ये हिंदी और इंग्लिश मूल रूप से देखें ना तो जो एईडीओ के बच्चे थे इनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसलिए यहां पर रखवाया। फिर बात करें 12 बजे से बिहार जी के मैं मंडे टू फ्राइडे लेकर आऊंगा। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे आपकी इंग्लिश की कक्षा चल रही है 4 बजे से, और साइंस जो है बहुत जल्दी आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है? तो चलिए करते हैं सेशन की शुरुआत। और जो कल का होमवर्क था ये आपका होमवर्क था जिसके साथ हमने सेशन का समापन किया था। शुरुआत आज हम यहीं से करेंगे कि बिहार के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे कम है। सभी लोग अपने अपने आंसर यहां पर बताएंगे। जितने लोग हैं सभी यहां पर आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। बिहार के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या जो है ये सबसे कम है। नहीं, बफरिंग नहीं हो रही है। अगर आपके साइड बफरिंग हो रही है तो एक बार आप सभी क्या करोगे, क्लास को रिफ्रेश कर लोगे, अपना नेट चेक कर लोगे। ठीक है, चलिए यहां पर सी के साथ सभी जा रहे। सी पूर्णिया, पूर्णिया पूर्णिया में कितने हैं? 4 जिले हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें तो प्रशासन के दृष्टिकोण से हमने बिहार को कितने, बिहार को 9 प्रमंडल अर्थात डिवीजन में हमने क्या किया है, विभाजित किया हुआ है। कितने? 9। इन 9 प्रमंडलों को आगे चलकर हमने 38 जिलों में विभाजित किया है। इन 38 जिलों को आगे चलकर 101 अनुमंडलों में और उसको 534 ब्लॉकों में हमने डिवाइड किया हुआ है, ताकि प्रशासन हमारा बेहतर तरीके से चल सके। अगर हम बात करें सबसे कम जिलों की तो सबसे कम जो जिले हैं वो आपको देखने को मिलेंगे भागलपुर प्रमंडल में। किसमें? भागलपुर प्रमंडल में, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल 2 जिले ही आते हैं, है ना। इसमें देखा जाए तो अगर पूछ दे इसके अंतर्गत जिलों की संख्या, ठीक है, जिलों की संख्या पूछे तो इसके अंतर्गत जिलों की संख्या है मात्र 2। और ये 2 कौन कौन से? तो एक खुद में भागलपुर है और दूसरा जो है वो कौन सा है, वो है बांका। ठीक है, तो अगर हम बात करें जिलों की संख्या के आधार पर तो भागलपुर जो होगा ये सबसे छोटा प्रमंडल होगा। ठीक है, क्या होगा? सबसे छोटा प्रमंडल होगा। किसके आधार पर? तो जिलों की संख्या के आधार पर। क्लियर है ना, ये बातें समझ में आ गई। चलो अब बात कर ले कि इसका मुख्यालय कहां पर, हेडक्वार्टर कहां पर है। तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका भागलपुर ही है। भागलपुर ही इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और भागलपुर को हम क्या बोल लेते हैं, इसको हम सिल्क सिटी के रूप में जानते हैं, है ना। यहीं पर देखा जाए तो कौन सा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन सा? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो भी आपका यहीं पर अवस्थित हुआ करता था। ठीक है, यहीं पर देखा जाए तो विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य जो है वो भी आपका यहीं पर अवस्थित है। ठीक है ना, क्लियर। और बढ़ते हैं आगे। अगला कि बिहार के किस जिले में चिनार वन्यजीव आश्रयणी स्थित है, बताएंगे। बिहार के किस जिले में चिनार वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? कैमूर, रोहतास, मुंगेर या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इसका सही आंसर, सभी लोग बताएंगे।
चलो, कोई बी कह रहा है और कोई यहां पर सी कह रहा है ना। जो हमने वन्यजीव अभयारण्य पढ़ा है, क्या उसमें चिनार कोई नाम हमने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है ना। अगर हम चिनार की बात कर लें तो ये केरल राज्य के इडुक्की में देखने को मिलेगा। कहां? केरल राज्य का जो इडुक्की जिला है वहां पर हमें देखने को मिल जाता है, अर्थात ये बिहार में है ही नहीं। इसीलिए तो ऑप्शन डी यहां पर दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। यहां पर क्या होगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो केरल में अवस्थित है चिनार, है ना। अगर हम बात करें कैमूर में, तो कैमूर में है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये 2 जिलों में विस्तारित है, कैमूर में भी है और साथ ही साथ इसका विस्तार जो है वो आपको रोहतास जिले में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। मुंगेर में देखें तो मुंगेर में है भीम बांध। कौन सा? तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपको कहां? मुंगेर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो कैमूर रोहतास दोनों में मिलाकर कौन सा है? कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है। एक पूछ जाता है बार बार किसके बारे में? कांवर झील के बारे में। और कांवर झील कहां पर है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे ये है बेगूसराय जिला में। ठीक है। और कांवर झील जो है ये एशिया का सबसे बड़ा, याद रखना, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। ये सबसे बड़ा गोखुर झील है, ऑक्सबो लेक है। ठीक है। राजगीर में है पंत, है ना। कौन सा? पंत वन्यजीव अभयारण्य, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर पूछ दे तो ये कहां पर है? तो ये हमारे राजगीर में अवस्थित है। आप सभी ध्यान में रखोगे। ठीक है ना। क्लियर है। चलो आगे बढ़े। इसके साथ साथ एक और बात याद रख सकते हो। क्या चीज? अगर पूछ दे बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, बार बार पूछा गया है ना। क्या चीज? बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क, वो कौन सा है? वो है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। कौन सा? वाल्मीकि नेशनल पार्क। कहां पर है? ये है आपके पश्चिम चंपारण जिले में। और ये देखा जाए राज्य का टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? टाइगर रिजर्व भी है, याद रखना। ठीक। अगला देखो कि क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? बताओ। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? प्रश्न अच्छे अच्छे हैं और जैसे आपके एग्जाम के पैटर्न रहे हैं, जैसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते रहे हैं, वैसे ही प्रश्नों को लेकर मैं आप सभी के लिए रेगुलर उपस्थित रहूंगा। ठीक है। चलिए यहां पर क्या होगा? सभी बी के साथ जा रहे हैं। बी क्या है हमारा? बी है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर हम बात करें बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य तो वो हो जाएगा कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। बड़ा तो भैया इसका क्षेत्रफल कितना है? तो अगर हम बात करें जो 2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे है उसके अनुसार 1539.863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में ये क्या है? फैला हुआ है। ठीक है। अगर बात करें इसका विस्तार तो विस्तार 2 जिलों में है, अभी अभी हमने पढ़ा कैमूर व रोहतास में, है ना। कैमूर एवं रोहतास में इसका विस्तार आप सभी को देखने को मिल जाएगा। विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा, है ना। बिहार का ये दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा। ठीक है। इसको लेकर प्रक्रिया जो है यहां पर शुरू हो चुकी है। ठीक है। साथ ही साथ ध्यान रखना, है ना, अभी वर्तमान में कौन सा? तो हमने अभी अभी पढ़ा टाइगर रिजर्व के बारे में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये क्या है? वर्तमान में इकलौता टाइगर रिजर्व है, लेकिन बहुत दिनों बाद, है ना, बहुत जल्दी हम ये पढ़ेंगे कि अब दूसरा टाइगर रिजर्व जो है वो है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है। तो ये बातें आप सभी अवश्य ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ देखें यहां पर गौतम बुद्ध अभयारण्य अगर आप सभी से पूछे कौन सा, तो गौतम बुद्ध अभयारण्य कहां पर है ये बता दो। तो ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये आपको गया जिला में देखने को मिल जाएगा। कहां? गया जिला में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला
बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं? पटना, मुंगेर, तिरहुत या फिर उपरोक्त सभी? बताएंगे। जो हमारे प्रमंडल हैं, इन प्रमंडलों में सबसे ज्यादा जिले जो हैं वो किस प्रमंडल में देखने को मिल जाता है? ठीक है, बताएं क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए, सभी यहां पर बहुमत जो है वो पटना के साथ है ना, बहुमत जो है पटना के साथ है। लेकिन मैं बता दूं कि पटना में भी आपको कितने, तो 6 जिले देखने को मिलेंगे। मुंगेर में भी आपको 6 जिले देखने को मिलेंगे। ठीक है, तिरहुत में भी आपको 6 जिले देखने को मिल जाएंगे। तो ये जितने भी प्रमंडल यहां पर दिए गए हैं सब में 6-6 जिले हैं और डी ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा यहां पर सही आंसर हो जाएगा। टोटल हमारे कितने, तो टोटल हमारे 38 जिले हैं। इन 38 जिलों को हमने 9 प्रमंडल में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जिसमें से 6-6 वाले कौन हो गए, पटना, मुंगेर, तिरहुत। अगर हम बात करें मगध की, तो मगध में है टोटल कितने, 5 जिले। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर ले यहां पर पूर्णिया, है ना, पूर्णिया में कितने हैं, 4। और 4 जिले वाला एक और है, कौन सा, फटाफट कमेंट करके आप सभी बताओ। बाकी 3 जिले वाले हैं, 3 जिले वाले कौन कौन से हैं, फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताओगे। ठीक है, सबसे कम जिले जो हमने देखा वो कहां पर है, वो है भागलपुर में। ठीक है, अगर हम बात करें भागलपुर की, तो भागलपुर में केवल 2 जिले ही अवस्थित हैं। तो जिलों के संख्या के आधार पर सबसे छोटा प्रमंडल और ये जो है सबसे बड़े प्रमंडल हैं, जहां पर 6-6 जिले हमें यहां पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पर हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है ना, क्या चीज, हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। पटना प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर पटना ही है ना, हेडक्वार्टर पटना ही है। मुंगेर का हेडक्वार्टर पूछे तो मुंगेर का हेडक्वार्टर जो है मुंगेर ही है। लेकिन तिरहुत का पूछ ले तो तिरहुत का आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे मुजफ्फरपुर। क्या लिखोगे, मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो तिरहुत का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है, वो आपका मुजफ्फरपुर में है। आप अवश्य ही ध्यान में रखोगे। अगला कि बिहार में नवादा जिला किस प्रशासनिक प्रमंडल का हिस्सा है? इस प्रकार से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब बताएंगे कि जो नवादा जिला है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। क्या होगा इसका सही आंसर? और सभी सेशन को शेयर करोगे, जितने लोग हैं सभी को ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना है, तब तो मजा आएगा। चलो ए के साथ जा रहे हैं, है ना, ए के साथ जा रहे हैं, किसके साथ, मुंगेर के साथ सब जा रहे हैं। ठीक है, मुंगेर के साथ। अच्छा, बी है मुंगेर, है ना, बी है मुंगेर। ठीक है, चलो यहां पर किसके साथ, अच्छा आंसर कौन बदल लिया भैया, अभी मैं 10-15 सेकंड के लिए स्क्रीन से गायब क्या हुआ, आप सबने आंसर बदल लिया। इतना खतरनाक काम, अभी तो सबका यहां पर मुंगेर आ रहा था, सबका आंसर मुंगेर आ रहा था, मगध पर चले गए। ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। अगर बात करें यहां पर किसका, नवादा जिला का, तो नवादा जिला जो है ये मगध के अंतर्गत आता है ना। मगध में अभी अभी हमने पढ़ा कितने, तो मगध में 5 जिले हैं। और ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, ये सब तो आपको पता होना चाहिए, है ना। मगध में कौन कौन से जिले हैं, तो एक तो हो जाता है हमारा गया। कौन सा, तो पहला कौन सा है, गया है। और ध्यान रखना गया इसका मुख्यालय भी है। ठीक है, इस प्रमंडल का हेडक्वार्टर गया ही है, गया शहर में। दूसरा जो है, दूसरा यहां पर है नवादा। ठीक है, तीसरा देखे तो तीसरा इसमें आ जाता है औरंगाबाद। कौन, औरंगाबाद।
ठीक है, चौथा देखे तो चौथा यहां पर हो जाएगा जहानाबाद, और जहानाबाद से ही अलग करके एक जिला बनाया गया था जिसे अरवल के नाम से जानते हैं। अरवल जो है ये सबसे नया जिला है। ठीक है, अगर पूछे बिहार का सबसे नया जिला तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे अरवल। और नया है तो कब बना था? अगस्त 2001 में बनाया गया था। ये बिहार का 38वां जिला है। कौन सा? तो 38वां जिला है। आप सभी अवश्य ही ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो ये 5 जिले जो आते हैं ना, ये इसके अंतर्गत आते हैं। आप सभी अवश्य ध्यान रखना। कौन? मगध। और मगध की बात करें तो मगध की जब भी बात आती है तो महाजनपद काल हमें याद आ ही जाता है। कौन सा? महाजनपद काल। और महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद अगर कोई रहा तो वो कौन रहा? वो रहा हमारा मगध महाजनपद। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ रही? तो इसकी राजधानी शुरुआती दौर में रही राजगृह। ठीक है, उदयन बाद में कहां कर दिया? ये कर दिया पाटलिपुत्र। ठीक है, उसके बाद शुंग वंश के दौरान वैशाली भी ये जाति हैं। तो ये सब क्या रहा? इसकी राजधानी रही। जब भी बात आए मगध की तो दिमाग में ये आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलो बढ़े आगे। अगला प्रश्न अगला है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? बताएंगे। बिहार में जो नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है कि कितना है। महाराजगंज प्रमंडल नहीं है, महाराजगंज अनुमंडल है। ठीक है ना, जो कि सीवान के अंतर्गत आता है, सीवान जिला के अंतर्गत। प्रमंडल देखे तो सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो यहां पर कितने के साथ जा रहे हैं? 11 है ना, 11.3 किस में है? ए में। बहुत बढ़िया, यहां पर सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या चीज? 11.3। अब देखो, अगर हम बात करें बिहार की, है ना, तो बिहार में 2 संरचनाएं देखने को मिलेगी। एक, जो लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं और जो लोग यहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें शहरी क्षेत्रों की तो 2011 के अनुसार 11.3% लोग जो है वो शहरों में निवास करते थे। तो अगर पूछ दे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, तो जो बच गए वो ग्रामीण, यानी कि कितना हो गया? इधर से देखे तो ये हो जाएगा हमारा 88, है ना। कितना हो जाएगा? 88.7% जो जनसंख्या है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। लेकिन अगर पूछ ले कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जो है ना, शहरी जनसंख्या जो है, या यहां पर सर्वाधिक नगरीकरण पूछ ले, ऐसे अगर पूछ ले कि कौन सा जिला है जो सर्वाधिक नगरीकृत है, तो सर्वाधिक नगरीकरण आपको कहां पर देखने को मिलेगा? राजधानी, है ना, जो अपना पटना है। पटना में सबसे ज्यादा नगरीकरण, कितना? तो 43.1% यहां पर नगरीकरण देखने को मिलेगा। लेकिन पूछेगा ना कि ठीक है भैया सबसे कम भी बता दो, तो सबसे कम में 2 जिले याद रखना, बांका और समस्तीपुर। कौन सा? तो बांका, और दूसरा कौन सा? दूसरा हो जाएगा समस्तीपुर। ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे कम नगरीकरण आप सभी को देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें, ठीक है भैया हमारे पास 11.3 है, तो भारत का कितना है ना, तो इस दौरान भारत का जो नगरीकरण था वो था 31.2%। कितना? 31.2%। कितना? तो 31.2% आपको भारत का नगरीकरण देखने को मिला 2011 के अनुसार। लेकिन अगर हम बात करें करंट सिचुएशन, है ना, करंट में कितना है भारत का, तो यह हो चुका है 36.1%। तो भारत में नगरीकरण दर जो है वर्तमान में वो कितना है? 36.1% है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें, ठीक है, करंट में आप बिहार का भी बता दो, ये भी तो पता होना चाहिए ना कि करंट में आप बिहार का बता दो। जब भारत का बता दिए तो बिहार का कितना है? तो बिहार का है ये 15.3%। ठीक है, किसके अनुसार? तो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है 2025-26, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार बिहार में वर्तमान में 15.3% क्या है? नगरीकरण है। तो 2011 से 2026 तक
हमने कितना अचीवमेंट किया है, 4% हमारा शहरीकरण दर बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी डेटा, ये करंट वाली है, याद रखना, ये 2011 वाली है, आप सभी अवश्य याद रखना। तो इसके अनुसार अगर पूछ दे कि ग्रामीण जनसंख्या, तब आप क्या बताओगे, 84.7 हो जाएगा, है ना, कितना, 84.7 हो जाएगा। ठीक, अगला देखो कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, बताएं। जो हमारी बिहार विधानसभा है, इसमें पूछ रहा है कि जो हमारी अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट है, इसके लिए कितनी सीटें आरक्षित है, क्या हो जाएगा। अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, टोटल सीट की, है ना, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर टोटल सीट की। और टोटल सीट कितनी है, यह है 243। कितनी है, तो कुल 243 है। लेकिन अगर हम बात करें संविधान का अनुच्छेद कितना, तो 332। 332 क्या कहता है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण भी होना चाहिए, है ना, जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण भी होना चाहिए। और इसी के तहत 243 में से 40 सीट जो है वो हमने क्या कर दी, हमने यहां पर आरक्षित कर दी। लेकिन 40 में से दो, एक शेड्यूल कास्ट के लिए, एक शेड्यूल ट्राइब के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए हमने कर दी 38 और शेड्यूल ट्राइब के लिए हमने कर दी 2, यानी कि टोटल 40 में से 2 सीटें जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए है और 38 सीटें जो है ये शेड्यूल कास्ट के लिए है। और शेड्यूल कास्ट ही पूछा हुआ है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, 38 जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात करिए एसटी के लिए 2 सीटें कौन कौन सी हैं, तो याद रख सकते हो आप, एक मनिहारी और दूसरा कटोरिया। कौन सा, तो एक सीट जो है मनिहारी का और दूसरा सीट जो है वो है आपका कटोरिया का। ये 2 सीट जो है ये आरक्षित है किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। बात करें विधानसभा की, पूछ दे कि पहले अध्यक्ष, तो कल भी हमने यहां पर बात किया था इसके बारे में। पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे राम दयालु सिंह। ठीक है, कौन, राम दयालु सिंह जो थे वो इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, अब बात करें कि विधानसभा का अगर आप सदस्य बनना चाहते हो, कब बन सकते हो, आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कितना, 25 वर्ष। ये जो हमारी विधानसभा है वो कैसी है, वो है द्विसदनीय, यानी कि इसके 2 सदन हैं। एक कौन सी, एक है आपका विधान सभा, ठीक है, और दूसरी जो है वो कौन सी है, वो है आपकी विधान परिषद। ठीक है, तो द्विसदनीय क्या है हमारी, यहां पर विधान सभा है, आप सभी ध्यान में रखोगे। क्लियर है, अब बात कर ले, है ना, क्या, अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखो अगला कह रहे कि बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है, भागलपुर, पूर्णिया, बांका या फिर कटिहार, बताओगे इसका आंसर क्या होगा। उस जिले के बारे में पूछ रहा है जो 2 राज्यों से, एक तो झारखंड से और दूसरी पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, क्या हो जाएगा आंसर। चलो, कोई सी कह रहा है और कोई डी कह रहा है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आओ देखते हैं, है ना। अगर हम बात करें इसके आंसर की, ठीक, ये है अपना प्यारा बिहार। ठीक है, ये है अपना प्यारा बिहार, और जिस जिले की बात हो रही है ना वो जिला हमारा यहां पर है। ठीक है, जो कि इधर झारखंड से और इधर वेस्ट बंगाल से सीमा साझा करता है। और कल ही तो चारों याद करवाया था, तो यहां पर जो है वो कौन सा है, वो है आपका कटिहार। कौन सा, कटिहार। तो कटिहार जो है ये किसके साथ, तो ये अपने वेस्ट बंगाल और साथ ही साथ झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। फिर हमने यहां पर देखा था कौन सा, यहां पर हम देखा था कैमूर। कैमूर जो है ये झारखंड और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। यहां पर है आपका वेस्ट चंपारण, जो कि किसके साथ, तो उत्तर में नेपाल के साथ और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। फिर हमने यहां पर देखा कौन सा, किशनगंज, जो कि उत्तर में किसके साथ, नेपाल के साथ सीमा साझा करता है
और पूरब में वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। कटिहार की बात कर ले तो कटिहार में ही एक झील है जिसे गोगाबिल झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम है? गोगाबिल झील। ठीक है, और ये किस लिए चर्चे में है, किस लिए फेमस है, आप सभी फटाफट कमेंट करके मुझे बताओगे। ठीक है, आओ बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कोसी, कमला, सोन या फिर गंडक? बताएंगे। जो हमारी त्रिवेणी नहर है, त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है वो किस नदी पर किया गया है? चलिए, नए स्टूडेंट है तो बहुत बहुत स्वागत है। और नए से ही हम धीरे धीरे क्या बनते हैं? पुराने बनते हैं। एक ही बार कोई पुराना नहीं होता, पहले हर कोई नया ही होता है। तो बस सेशन से जुड़े रहें, है ना, धीरे धीरे पुराने तो हम आपको बना ही देंगे। चलिए, डी के साथ सब जा रहे हैं, है ना, गंडक के साथ जा रहे हैं और गंडक जो है हमारी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर हम बात करें बहुउद्देशीय परियोजनाओं की तो बिहार में 3 बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। एक गंडक पर जिसे त्रिवेणी नहर निकाला गया है, एक सोन पर, और सोन नदी पर आप सभी को पता होगा कि बिहार की सबसे पुरानी, है ना, अगर पूछ दे कि बिहार की सबसे पुरानी आधुनिक बांध जो है, ठीक है, आधुनिक बांध जो है किस पर बनाया गया है, तो आप लिखोगे सोन पर। और क्या कहा जाता है इसको? तो ये कहां पर बनाया गया? ये बनाया गया डेहरी पर, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डेहरी ऑन सोन। क्या कहा जाता है? डेहरी ऑन सोन कहा जाता है। यहीं पर एक नया बांध बना दिया गया है जिसे इंद्रपुरी बैराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंद्रपुरी बैराज के नाम से जाना जाता है और इंद्रपुरी बैराज के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। इस पर देखा जाए तो कोसी परियोजना, कौन सी? तो कोसी परियोजना जो है, कोसी परियोजना इस पर स्थापित की गई है जो बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। आप सभी ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहां पर गंडक हमारा सही आंसर था। अगर गंडक की बात करें तो इसके कई सारे अन्य नाम हैं जिससे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, क्या चीज? तो इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है, इसी नदी को नारायणी कहा जाता है और इसी को सदा नीरा कहा जाता है। ठीक है, तो जो यहां पर वैदिक काल है, वैदिक काल के दौरान इसी नदी को सदा नीरा के नाम से जाना जाता है ना। बात करें उद्गम, यानी कि ये नदी निकलती कहां से है? तो ये निकलती है कहां से? नेपाल से, है ना। और वहीं बात करें संगम, है ना, इसका संगम कहां पर होगा? तो ये होगा गंगा नदी से। किससे? गंगा नदी से। और कहां पर होगा? तो सोनपुर के पास, है ना, सोनपुर के पास होगा। और जहां पर होता है वहीं पर एक मेला लगता है जिसे हरिहर क्षेत्र का मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिहर क्षेत्र का मेला, या इसी को हम कह लेते हैं सोनपुर मेला। क्या कह लेते हैं? सोनपुर मेला के नाम से जानते हैं, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, इसी गंडक नदी के किनारे लगाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है? चलो अगला प्रश्न। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? बताएंगे। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी क्यों? क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम आजाद हुए थे, आजादी में कहीं ना कहीं कांग्रेस का अहम योगदान था। जितने बड़े बड़े नेता थे, है ना, वो सारे कांग्रेस से जुड़े हुए थे। इसका दबदबा था और लगातार 3 दशकों तक देखें, 3 इलेक्शंस तक देखें तो कांग्रेस का दबदबा यहां पर रहा था। ठीक है, लेकिन समय के साथ यहां पर नई नई पार्टियां भी उभरी और अंततः गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी यहां पर बनेंगे। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, जो कि कांग्रेस से संबंधित थे। अब यहां पर बी और सी दोनों आंसर आ रहा है। ठीक है, बी क्या है? बी है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जो थे ये दूसरे, है ना, ध्यान रखना, ये दूसरे गैर कांग्रेसी सीएम थे। ठीक है, तो ये दूसरे थे, कर्पूरी ठाकुर वाले गए। भोला पासवान शास्त्री वाले जो हैं ये पहले दलित सीएम हैं। क्या हैं? ये पहले दलित सीएम हैं। ठीक है, तो सी वाले भी गए।
अब बच गए यहां पर दो ऑप्शन, तो इसमें से सही आंसर जो है वो है महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, कौन सी? तो यहां पर सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, महामाया प्रसाद सिन्हा। 1967 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया था, और इस कारण से एक यहां पर सरकार बनती है जन क्रांति दल की, लेकिन ये गठबंधन की सरकार थी, लेकिन नेतृत्व जन क्रांति दल कर रही थी, और उसी के तहत ये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? महामाया प्रसाद सिन्हा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। और इनकी बात कर ले, इन्होंने शपथ कब लिया था? तो इन्होंने लिया था मार्च 1967 में, है ना, मार्च 1967 में 5 तारीख को, है ना। तो ध्यान रखना, अगर बात करें यहां पर पार्टी कौन सी थी, तो पार्टी ध्यान रखना यहां पर गठबंधन थी, है ना। कौन सी? गठबंधन की सरकार यहां पर बनाई गई थी, और इसमें देखा जाए जो इसका नेतृत्व करने वाली पार्टी थी उसका नाम था जन क्रांति दल। कौन सी? जन क्रांति दल उसका नाम हुआ करता था, आप सभी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वही बात करें श्री कृष्ण सिंह की, तो वो पहले मुख्यमंत्री हैं। अगर पूछ दे कि यहां पर बिहार के प्रथम चीफ मिनिस्टर, तब क्या लिखोगे? आप लिखोगे श्री कृष्ण सिंह। और पूछ दे वर्तमान में कौन है, तो भैया अभी वर्तमान में कोई यहां पर है नहीं। बात करें यहां पर राबड़ी देवी की, तो राबड़ी देवी कौन है ना, राबड़ी देवी जो है वो प्रथम महिला सीएम है ना, प्रथम महिला सीएम है। और मेरे हिसाब से तो किसी महिला को ही सीएम बना दिया जाए बिहार का, तो फिर मजा ही आ जाए। ठीक है ना, क्लियर है? आओ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहे हैं कि बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? आप सभी इसका आंसर बताओगे। और ये बड़ा फेमस है, ये बार बार क्वेश्चन आप सभी से पूछे जाते रहे हैं। ठीक है ना सर, आज क्लास लोड नहीं हुआ। कौन सा क्लास लोड करना है भैया बताना? ऐसा कौन सा क्लास है जो लोड नहीं हो पाया है? चलो यहां पर बी के साथ सब जा रहे हैं। बी क्या है भैया? बी है आपका नवादा, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है ना। नवादा जिले में अवस्थित है कौन सा? तो ककोलत जलप्रपात। ठीक है, और यहां पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना, इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है ध्यान रखना। ठीक है, साथ ही साथ जो यहां पर शीतल जलधारा है, ये जो शीतलता है इसमें, है ना, शीतल जलधारा फील किसकी दिलवा देती है? कश्मीर की। इसीलिए इसको कभी कभी बिहार का कश्मीर भी कह लिया जाता है। ठीक है, बिहार का कश्मीर भी कभी कभार इसे कह लिया जाता है, आप सभी ध्यान में रखोगे। ठीक है, रोहतास की बात कर ले, तो रोहतास में कौन सा है? तो यहां पर फेमस है कौन सा? धुआं कुंड। ठीक है, धुआं कुंड जलप्रपात। ठीक है, यहीं पर है मांझर कुंड जलप्रपात। ठीक है, मांझर कुंड जलप्रपात। कैमूर में है तेलहर कुंड, है ना। कैमूर में कौन सा है? यहां पर है आपका तेलहर कुंड जलप्रपात। ठीक है, क्लियर है ना। चलो बढ़े आगे, अगला देखो। अगला कह रहे कि बिहार में औसत वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी कि बिहार में जो वर्षा होती है, इस वर्षा में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? बताएंगे सभी। ऑप्शन है आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, चक्रवाती वर्षा, या फिर पश्चिमी विक्षोभ। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चलिए बताएंगे। ऑप्शन ए बी डी, है ना, ए बी डी सब जा रहा है, लेकिन कई बार पढ़ने के बाद भी जब गलतियां होती है ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो दक्षिण पश्चिमी मानसून कई बार आप सभी को मैंने पढ़ाया है, और अभी देखें तो कितना, लगभग 85। अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे 2025, है ना, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की अगर हम बात कर लें, तो 83.5% वर्षा जो हुई है ना, वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के माध्यम से ही हुई है। यानी कि लगभग 85% वर्षा बिहार में किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ये वही वाली तो मानसून है जिसके बारे में आप सभी पढ़ते रहते हो कि केरल का जो तट है, कौन सा? केरल का तट, यहां पर कब पहुंच जाती? यहां पर पहुंच जाती है 1 जून। तो
है ना, 1 जून को। और ये है अपना क्या चीज, बिहार। बिहार ये पहुंच जाती है मध्य जून तक, यानी कि 10 से 15 जून तक ये बिहार पहुंच जाती है। और बिहार में सबसे पहले कहां पहुंचेगी, तो बिहार में सबसे पहले पहुंचेगी किशनगंज में। और इस कारण से किशनगंज में, बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है ना, सर्वाधिक वर्षा। अगर हम बात करें बिहार में औसत वर्षा की, है ना, बिहार में अगर हम बात करें औसत वर्षा की, तो फिर से मैं जो डेटा दे रहा हूं, ये दे रहा हूं इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 का। जो भी डेटा दूंगा ध्यान रखना वो लेटेस्ट ही होगा। और इसके अनुसार जो औसत वर्षा हुई है बिहार में, वो हुई है 992.4 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में 99.24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर से भी क्या हुई है, यहां पर कम वर्षा हुई है, 99.24, यानी कि 99.25 सेंटीमीटर यहां पर औसत वर्षा इस बार रही है। और उसमें से भी सर्वाधिक वर्षा जो हुई वो किशनगंज में हुई। यहां पर भैया 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा होती है ना, 200 सेंटीमीटर से। फिर क्वेश्चन इस बार बिहार दरोगा में पूछा गया है कि कभी कभी हम देखते हैं कि जो ठंडी में वर्षा होती है ना, ठंडी में वर्षा हो जाती है, ये किसके कारण होती है, तो आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे पछुआ विक्षोभ, है ना, पछुआ विक्षोभ के कारण ठंडी में वर्षा हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस बार बिहार दरोगा में पूछा गया था। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे। पश्चिमी विक्षोभ यहां पर ऑप्शन में, ठंडी में वर्षा होती है। अगला देखो, अगला कह रहा है कि बिहार में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। बिहार में कुल, अब देखो बिहार पुलिस वाले जितने हैं ना, मद्य निषेध वाले हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे ही आसान आसान बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो मैंने भी ऐसे प्रश्नों को क्या किया है, शामिल किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर क्या आ रहा है, 40 के साथ सब जा रहे हैं। लोकसभा सीट बिल्कुल बढ़िया 40, कल ही हमने पढ़ा था कि सीटों का प्रतिनिधित्व, तो एक क्या हो जाएगा, एक हमारा राज्य का जो विधानमंडल है, और विधानमंडल हमारी द्विसदनीय है, अर्थात इसका एक भाग जो है वो क्या है, वो कहलाता है विधानसभा। क्या कहलाता है, विधानसभा। और दूसरी कहलाती है विधान परिषद। क्या चीज, विधान परिषद। ठीक है, तो विधान परिषद के लिए टोटल सीटें 75 हैं, विधानसभा में टोटल सीटें 243। वहीं बात करें हम किसकी, हम बात करें संसद की, तो संसद के भी 2 सदन, एक को हम कह लेते हैं क्या चीज, लोकसभा। ठीक है, और एक को कह लेते हैं हम क्या चीज, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा की बात करें तो इसके लिए हमारे पास है 40 सीटें, और राज्यसभा के लिए है 16 सीटें। ठीक है, राज्यसभा के लिए 16 सीटें। ठीक, अब ये 40 में से ध्यान रखना, अब बात आ गई राज्यसभा की, तो थोड़ा सा डिटेल में बात कर लें। तो 40 में से ध्यान रखना, 6 सीटें जो हैं, कल हमने बात की थी, ये शेड्यूल कास्ट के लिए है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सासाराम, गया और जमुई, ये 6 सीटें जो है वो किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए क्या है, रिजर्व्ड है। और लोकसभा की अगर हम बात करें संख्या के आधार पर, तो भारत में 2 राज्यों के बाद, चूंकि ये सीटें जो हैं जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई, और जनसंख्या जहां पर सबसे ज्यादा होगी सीटें वहां पर सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कहां पर है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। तो सर्वाधिक सीट किसके पास होगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या महाराष्ट्र में, और तीसरे नंबर पर हम आ जाते हैं बिहार वाले। तो अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा सीटों में बिहार का भारत में कौन सा नंबर है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे तीसरा। क्या बताओगे, तीसरे नंबर पर हैं हम, तीसरा सबसे ज्यादा हमारे पास लोकसभा सीटें हैं। ठीक है ना, क्लियर है। उत्पाद सिपाही वाला करंट अफेयर अभी मैं तैयार कर रहा हूं, 80% तैयार हो चुका है ना, उत्पाद सिपाही का, है ना। जैसे ही कंप्लीट होता है मैं सेशन शेड्यूल करवा दूंगा, या तो आज नहीं तो कल आप सभी के करंट अफेयर, और मिनिमाइज करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे एक होता है क्वेश्चन आंसर में करवाना, वैसे करवाऊंगा तो ज्यादा लंबी कक्षाएं हो जाएगी, और एक है केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उसको मैं शामिल कर रहा हूं, और इसी तरीके से बना रहा हूं। तो 1 से 1.5 घंटे में पूरा झारखंड का करंट अफेयर साल भर का आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसी कारण से क्या हो रहा है, थोड़ा सा समय लग रहा है। तो या तो आज शाम तक, रात तक आपकी क्लास ले लूंगा, नहीं तो कल मैं आपकी क्लास ले लूंगा, कल आखिरी दिन होगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, तो बढ़ते हैं यहां आगे अगले प्रश्न की ओर कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, ये तो हमने अभी अभी पढ़ा।
है ना, कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, इसमें तो फिर डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर मैं आप सभी से नहीं पूछ रहा, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि किशनगंज जो है ये सबसे ज्यादा, है ना, वर्षा वाला जिला है। अगर यहां पर देखा जाए वर्षा की मात्रा, है ना, वर्षा की मात्रा, है ना, तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे 200 सेंटीमीटर से भी अधिक, है ना। अगर पूछे बिहार में सबसे पहले मॉनसून पहुंचती है, तो वो यहीं पर, है ना, बिहार में सबसे पहले मॉनसून जो है पहुंचती है, तब क्या लिखोगे, तब आप लिखोगे किशनगंज जिला। ठीक है ना। ये किशनगंज जो है ये चाय की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। तो अगर पूछ ले चाय की खेती, है ना, तो चाय की खेती आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहां पर किशनगंज, इसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। ठीक है ना, क्लियर है। चलो बढ़े आगे। अगला प्रश्न, अगला कह रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ये भी हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया, ये भी हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया कि बिहार की शोक जो है वो किस नदी को कहा जाता है, बताएं सभी। ठीक है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है ना, सभी बिल्कुल सही जा रहे हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोसी नदी, है ना। कोसी नदी को हम क्या कहते हैं, इसको बिहार का शोक कहते हैं। अगर बात करें कारण, तो इसका कारण है बाढ़। हर साल क्या करती है, ये बाढ़ लेकर आती है। ठीक है, कोसी नदी जो है पूछा गया है किसके लिए फेमस है, तो ये मार्ग परिवर्तन के लिए, मार्ग परिवर्तन के लिए क्या है, मशहूर है। ठीक है, इस साल कहीं और से आ रही है, अगले साल पता चला कहीं और से आ गई, इतना ये मार्ग परिवर्तन में फेमस है। और पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर के आसपास ये पूरब से पश्चिम की ओर क्या हो चुकी है, स्थानांतरित हो चुकी है। ये नदी यहां से निकलती है और यहां गंगा नदी में आकर मिलती है, तो इसको ऐसे आना चाहिए ना, लेकिन मैप देखते हो कैसे दिखता है, ये रहा, ये रही, ऐसे ही है ना। तो इतनी खिसक चुकी है ये, कहां, तो पूरब से पश्चिम की ओर। मार्ग परिवर्तन, हाँ धोखेबाज है, बड़ी धोखेबाज है, धोखा दे देती है। इस साल जहां से आ रही है सब वेट करेंगे कि फिर आएगी, पता चला कि वो तो कहीं और निकल गई, है ना, धोखा देके कहीं और निकल गई। इतनी धोखेबाज ये नदी है हमारी कोसी नदी। ठीक है, क्लियर है। अब बात करें कि इस नदी का उद्गम कहां से होता है, ये नदी निकलती कहां से है, तो नेपाल से निकलती है। नेपाल में एक स्थान है जिसका नाम है गोसाई स्थान। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये 7 धाराओं के मिलने से, गोसाई स्थान में जो 7 धाराएं हैं, 7 धाराएं, इनके मिलने से इस नदी का निर्माण होता है। इस कारण से इसे यहां पर सप्त कौशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सप्त कौशिकी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो नेपाल के गोसाई स्थान से याद रखना। फिर बात करें इसका संगम कहां पर होगा, तो इसका संगम जो होगा वो होगा गंगा नदी से। पूछा गया है कहां, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कुर्सेला। ठीक है, कौन सा, कुर्सेला कहां पर है, तो ये है कटिहार जिले में। कहां पर है, कटिहार जिले में है। और इसी पर जो कोसी परियोजना है ना, इसी पर एक परियोजना हमने बनाया है जिसे कोसी परियोजना के नाम से जाना जाता है। और पिछले बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया है ये किसकी संयुक्त परियोजना है, तो बिहार प्लस नेपाल की, है ना, बिहार और नेपाल की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है। ये बिल्कुल आसान प्रश्नों में से एक है ना, बिल्कुल आसान प्रश्नों में से एक है। प्रश्न क्या है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, बिहार का राजकीय पुष्प, है ना। तो कल तो हमने चर्चा किया था ससुराल गेंदा फूल। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें बिहार के राजकीय पुष्प का, तो ये कौन सा है, ये है गेंदा, है ना, मैरीगोल्ड। ठीक है ना, मैरीगोल्ड, क्लियर है। तो बिहार का राजकीय पुष्प क्या हो गया,
गेंदा हो गया। ठीक, फिर हमने पढ़ा था क्या चीज, तो राजकीय पशु कौन सा, तो वो है हमारा बैल। ठीक, राजकीय वृक्ष पूछ दे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा पीपल। ठीक है, उसके बाद से राजकीय पक्षी पूछ दे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गौरैया। ठीक है, गौरैया। मछली अगर पूछ दे राजकीय मछली तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मांगुर। ठीक है, हमने पढ़ा था मांगुर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं कि बिहार की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है। बिहार की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है बताएंगे, और ऑप्शन है आपका मैथिली, भोजपुरी, उर्दू या फिर मगही। बिहार की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है, क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें बिहार की पहली राजकीय भाषा, है ना, बिहार की पहली राजकीय भाषा तो ये कौन सी है, ये है हिंदी। ठीक है, ये कौन सी है, ये है हिंदी। ठीक, और वहीं बात करें दूसरी, तो दूसरी हमारी कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी उर्दू, क्योंकि बिहार में दूसरी सबसे बड़ी संख्या जो है वो मुस्लिम लोगों की है। सबसे ज्यादा लोग जो है वो हिंदू धर्म को फॉलो अप करते हैं, और दूसरी सबसे ज्यादा आबादी जो है वो मुस्लिम लोगों की है। इसलिए हमने दूसरी राजकीय भाषा जो है वो हमने उर्दू को यहां पर मान लिया। ठीक है, उर्दू को हमने क्या किया, मान लिया। कब, 1984 में, 1984 में हमने इसे दूसरी राजकीय भाषा बना दी। बात करें मैथिली भाषा की तो ध्यान रखना कि संविधान की 8वीं अनुसूची की बात कर ले, है ना, संविधान की 8वीं अनुसूची, है ना, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल, अनुसूची में शामिल बिहार की एकमात्र भाषा, बिहार की एकमात्र भाषा जो है वो कौन सी है, वो है हमारी मैथिली। किस वर्ष घोषित किया गया, है ना, तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे 2003, है ना, 2003 में इसे क्या किया गया, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है ना, क्लियर है। आओ अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना हाई कोर्ट जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताएंगे, पटना उच्च न्यायालय की। और ये आज की अंतिम प्रश्न रखेंगे, इसके आगे हम कल करेंगे। ठीक है, तो रेगुलर आप सभी को कक्षा में उपस्थित होना है, रेगुलर। ठीक है ना, चलिए 1916, बहुत बढ़िया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम बात करें इसकी स्थापना तो 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। कब, 3 फरवरी को, 3 फरवरी 1916 को। फिर पूछा गया है इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश, क्या पूछा गया है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश यहां पर कौन था, तो आप क्या याद रखोगे, चैम्स चामियर, है ना, चैम्स चामियर। ठीक है, पूरा नाम क्या था, पूरा नाम था एडवर्ड माइनर डैश चैम्स चामियर, लेकिन इतना बड़ा क्या ही याद रखोगे, चैम्स चामियर आप यहां पर याद रखना। ठीक है ना, क्लियर है। तो 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। आप बताओगे कि मुख्य न्यायाधीश में वर्तमान में यहां पर कौन है। ठीक है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यहां पर कौन है। ठीक, चलो तो आज सेशन को करते यहीं पर समापन। समापन करने से पहले ये आपका होमवर्क है, देखो कितना आसान होमवर्क आ गया। तो सबको कमेंट बॉक्स में जाकर आप सभी को क्या करना है, तो इसका आंसर देना है कि बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर चीन। इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर दोगे। बाकी सेशन कैसा लगा आप सभी कमेंट करके अवश्य ही बताना। करते हैं यहीं पर सेशन का समापन, मिलते हैं फिर अगली सेशन में। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।